Good evening and welcome viewers. Today we are going to discuss a topic of quantum mechanics. So we are going to discuss wave functions. So under this topic we will see what is wave function, what is its significance, what are its characteristics and how we will normalize any wave function. So these topics we are going to discuss under this lecture. So in our last lecture we were discussing about Schrödinger time dependent wave equation, and we have seen that Schrödinger gave a fundamental equation in quantum mechanics, and that equation is very basic, or you can say is the heart of quantum mechanics. By using Schrödinger wave equations we can solve various quantum problems. Clear? सो हमने देखी थी कि लास्ट लेक्चर में जो स्क्रोडिंजर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या आई थी, आयोटा एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल टी दिस इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m कर्ल स्क्वेयर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वेयर. अगर कोई गिवन पोटेंशियल फील्ड में आए तो हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के लिए निकल के आया था. तो जो ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो साई है हमारा, दिस साई इज नोन एज वेव फंक्शन. तो ये साई हमारा वेव फंक्शन है. तो ये हमने देख लिया कि साई वेव फंक्शन है, पर ये क्या है एक्चुअल में, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसी नेचर का ये वेव फंक्शन है, क्या सभी टाइप के फंक्शंस वेव फंक्शंस हो सकते हैं या कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिसके थ्रू ही जिनको सेटिस्फाई करे तो ही वो वेव फंक्शन हो सकता है. तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस बिगिन. तो आज के लेक्चर में आर क्लियर कि वी आर गोइंग टू डिस्कस वेव फंक्शन, व्हाट इज वेव फंक्शन, और यू कैन से व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी विल नॉर्मलाइज एनी वेव फंक्शन. सो ये जो इक्वेशन हमारे पास स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिलता है, साई की वैल्यू मिलती है. तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर परमिसिबल कौन से हैं, कौन सा वेव फंक्शन परमिट है, पर उसके लिए हम कुछ कंडीशंस होती है वो कंडीशंस देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस ओबे करनी चाहिए तभी वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा इसके लिए. क्लियर है? तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में इट्स लाइक ये एक ऐसा ऐसी क्वांटिटी है जो उसके बारे में हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव पैकेट. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम देख चुके हैं और हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने स्टडी कर ली है. तो वहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको कोई पार्टिकल है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में. तो जो ये वेव पैकेट्स है इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शंस होता है. तो वेव फंक्शन कैसा फंक्शन है जो वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. ठीक है, तो वेव की क्या इंफॉर्मेशन होगी, वेव की क्या इंफॉर्मेशन होगी क्वांटम मैकेनिक्स में. पार्टिकल की क्या इंफॉर्मेशन होती है, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन क्या कंटेन करती है, पार्टिकल की एनर्जी होगी, कुछ मोमेंटा होगा पार्टिकल का. ठीक है, और वेव के लिए क्या बतानी होगी, वेव की भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेव की वेवलेंथ कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो ये पैरामीटर्स, ये इंफॉर्मेशंस वेव के लिए हमें चाहिए, और पार्टिकल के लिए हमें उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, हमें उसका मोमेंटा पता होना चाहिए. तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव की जो इंफॉर्मेशन जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है वो फंक्शन वेव फंक्शंस होता है. अब क्या सभी फंक्शंस वेव फंक्शंस हो सकते हैं?
नहीं, सभी फंक्शंस वेव फंक्शन नहीं हो सकते। तो कौन से फंक्शंस वेव फंक्शन होते हैं, और जो ये वेव फंक्शन साई है ये कैसी नेचर का है, इसकी नेचर कैसी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो साई की नेचर है, फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप लिखना चाहो तो लिख लेंगे। तो जो हम इसकी मतलब नेचर कैसी है, नेचर पे बात कर रहे हैं कि हम ये वेव फंक्शन है इसकी नेचर कैसी है। तो पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साई इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि ये रियल प्लस इमेजिनरी ऐसा फंक्शन है हमारा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि इट हैज नो सिग्निफिकेंस इटसेल्फ, it has no significance itself. We will discuss all this step by step. थर्ड है इसकी नेचर, when it is multiplied with its complex conjugate it becomes a real quantity. When it is multiplied with its complex conjugate it becomes a real quantity. Psi is not a observable quantity, not a observable quantity. तो ये ऐसी वेव फंक्शन साई की नेचर ऐसी होती है। कैसी है, पहली कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा है, मतलब कि ये कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट का है, कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। a प्लस रियल प्लस कुछ इमेजिनरी, इस ऐसी नेचर है इसकी, इस वेव फंक्शन की। सेकंड क्या है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इटसेल्फ, मतलब कि साई की खुद की अकेले की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं निकलती। तो हम नेक्स्ट इसका जो सब आएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सब टॉपिक हमारा, तो उसकी सिग्निफिकेंस होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, साई की अकेले की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। नेक्स्ट है कि व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इट बिकम्स अ रियल क्वांटिटी, कि जब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक रियल क्वांटिटी बन जाती है। तो ऑब्वियसली जैसे साई हमारा ये है, तो साई स्टार क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। तो जब साई को इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साई मल्टीप्लाइड बाई साई स्टार, वी विल ऑब्टेन a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। सो इट विल बी a स्क्वेयर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी प्लस b square, so it will get cancelled, so we left with a square plus b square. So this is a real number, so इसका मतलब क्या, यही बात, यही इसकी नेचर है कि अगर इसको इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रियल क्वांटिटी मिलती है और उसका मीनिंग होता है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। वी विल सी लेटर कि क्या उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। नेक्स्ट क्या है, साई इज नॉट अ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी क्या है कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम जैसे एनर्जी हम निकाल सकते हैं, मोमेंटा हम निकाल सकते हैं, पर साई को हम निकाल नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन साई है, ये इसकी नेचर होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, इसकी खुद की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। वो हम देखेंगे कि जब इसको इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो क्वांटिटी आती है उसको क्या बोलते हैं और क्या उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसकी नेचर हो गई, ये पता चल गया कि क्या है, एक सॉल्यूशन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। एक थोड़ा इसके विषय में थोड़ा सा इलाबोरेशन की और जरूरत है कि जैसे वेव का मतलब क्या है,
वेव को हम वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, साई पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। वेव फंक्शन पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन होता है। और ये क्यों होता है पोजीशन और टाइम का, क्योंकि हर वेव में कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर होता है जो खुद को स्पेस के साथ और टाइम के साथ पीरियडिकली रिपीट करता है। लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ईएम वेव्स जो हमारे पास होती हैं उनमें स्पेस और टाइम के साथ कौन सी चीज वेरी करती है, ईएम वेव्स। वी आर फैमिलियर विद इट। ईएम वेव्स किस तरीके की होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये लेट्स से दिस इज ई एंड दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ये देखो पीरियडिकली ये मैक्सिमम था, फिर डिक्रीज हो रहा है, इस वे में डिक्रीज हो रहा है, फिर इट वैनिशेस अगेन इट्स नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अटेन इट्स नेगेटिव मैक्सिमम, फिर इट अगेन डिक्रीजेस एंड देन अगेन इट विल अटेन इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम। तो वी कैन से दैट कि जो ई वेक्टर है ये क्या हो रहा है, पीरियडिकली अल्टर हो रहा है, पीरियडिकली चेंज हो रहा है स्पेस के साथ एंड टाइम के साथ। स्पेस एंड टाइम के साथ ये पीरियडिकली अल्टर हो रहा है। सिमिलरली जो बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये तो ये बी भी क्या हो रहा है, पीरियडिकली अल्टर हो रहा है, बी भी पीरियडिकली अल्टर हो रहा है इस वे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो पीरियडिकली अल्टर होती है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। साउंड वेव की बात करें, ये हमने ईएम वेव्स में देख लिया कि हर वेव स्पेस एंड टाइम में खुद को रिपीट करती है, पीरियडिक फंक्शन होती है। उसके बाद साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स यू नो दैट मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। तो इसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है, कौन सी ऐसी वेक्टर होता है जो स्पेस एंड टाइम के साथ खुद को रिपीट करता है। तो साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, यू नो दैट कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो जो स्पीकर है और जो लिसनर है उसके बीच में जो एयर है, वो एयर क्या सफ़र कर रही है, पीरियडिकली प्रेशर डिफरेंस सफ़र कर रही है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर एयर का, वो पीरियडिकली चेंज हो रहा है। तो साउंड वेव के केस में ऐसा पैरामीटर जो स्पेस एंड टाइम के साथ खुद को रिपीट करता है, दैट इज प्रेशर। तो साउंड वेव के केस में प्रेशर हो गया। ठीक इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव होती है, वेव पैकेट मतलब पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं वेव पैकेट से। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल वेव है, क्वांटम मैकेनिकल वेव है, उसको उसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जो पीरियडिकली खुद को स्पेस एंड टाइम में क्या करती है, पीरियडिकली चेंज होती है। तो वो क्वांटिटी क्या होती है, इसमें वेव फंक्शन होती है साई। तो साई इसके अंदर क्या होता है, स्पेस एंड टाइम के साथ पीरियडिकली खुद को रिपीट करता है। तो ये और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी वेव फंक्शन के बारे में कि वेव फंक्शन एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, बाकी इसकी अकेले की खुद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब इसको इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी एक रियल क्वांटिटी होती है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्टार स्क्वायर। तो हमें पता है कि साई कैसा फंक्शन था, वी नो दैट साई इज ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन था। तो साई स्टार हमारे पास क्या आया था, ए माइनस आयोटा बी। तो जब हमने साई स्टार किया था देन हमारे पास आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज अ रियल नंबर, रियल क्वांटिटी। तो जो ये चीज थी
एक रियल नंबर थी और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सबसे पहले 1926 में सर मैक्स बोर्न ने दिया था। 1926 मैक्स बोर्न ने इस चीज का फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया था कि ये वाली चीज क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। अब ये साई और साई स्टार ये रियल नंबर आया है और ये चीज आपको बता रही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर है तो हम इस फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स व्हाट? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या कि अगर हम प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, अगर हम 1D केस में बात कर रहे हैं देन, एंड प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया अगर हम 2D केस में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम 3D केस में डिस्कस कर रहे हैं। देन दिस फैक्टर P साई स्टार दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, और मोर अगर हमें कंप्लीट किसी स्पेस में लेट से कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन इस तरह का है, लेट से कोई हमारे पास वेव फंक्शंस है जो इस तरीके का है, इस तरह का है, एंड ये लेट से कि हमारे पास पोजीशन एक्सिस है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो हमें ये फाइंड करना है कि A से B तक पार्टिकल के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, अगर वेव फंक्शन गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे A से B तक पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी एज कि हम इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B साई स्टार dx, where dx is small differential change along x axis। जहाँ पे dx क्या है हमारे पास, स्मॉल डिफरेंशियल चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। सो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे ग्राफिकली हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई पार्टिकल मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया, ये एरिया, इस एरिया में पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है। और अगर इसकी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू लार्ज आ रही है, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर कम आ रही है देन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। इस रीजन में A से B तक के रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है देन ऑब्वियसली ज़्यादा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो चुका। उसके बाद एक हम कंडीशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम 3 डायमेंशनल केस की बात करें, दिस इज फॉर 1D, यू नो दैट dx। अगर हम 3D केस की बात डिस्कस करें, 3 डायमेंशन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर 3 डायमेंशन साई स्टार ऐसे लिख सकते हैं d टाउ, जहाँ पे d टाउ क्या है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, dx dy dz, दिस इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी इन 3D माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हमने पार्टिकल को देखना है तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ऑल ओवर द यूनिवर्स हमने इंटीग्रेट कर दिया प्रोबेबिलिटी को, तो यूनिवर्स से बाहर तो पार्टिकल मिल नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने इंटीग्रेशन मतलब हमें पूरे यूनिवर्स में प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की क्या है, यूनिवर्स में ऑब्वियसली मिलेगा, तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, यूनिवर्स अगर इसको लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है देन ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी 1, कि श्योर है कि इस लिमिट के अंदर तो पार्टिकल है ही। दैट्स वाई दिस इज द कंडीशन, वी विल सी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है, वी विल सी सब्सिक्वेंटली। सो दिस इज
probability density and its interpretation. So next we are going to see कि properties of wave function, कि कौन सी कंडीशंस है जो एक वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वही वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल हो. क्लियर है? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन. सो नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन. Next topic is properties of wave function. वेव फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी दैट इट मस्ट सेटिस्फाई इज कि साई एक्स और डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट. साई एक्स एंड डी साई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई और डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट. इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि साई वेव फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पोजीशन के रेस्पेक्ट में फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए. तो फाइनाइट क्यों होनी चाहिए? अगर ये फाइनाइट नहीं होगी देन क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, अभी हम डिस्कस करके आए कि साई एक्स क्या है कि जो किसी भी वेव के विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर. साई एक ऐसी चीज है जो वेरी करती है पीरियोडिकली किसी भी क्वांटम वेव्स के लिए. क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव पैकेट है उसके लिए साई ऐसी चीज़ है जो पीरियोडिकली चेंज होती है. तो अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो हमारे लिए पार्टिकल को लोकेट करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा. हम कैसे पार्टिकल को लोकेट करेंगे कि पार्टिकल कहाँ है? तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि पार्टिकल को लोकेट करना हमारे लिए ईजी रहे. क्लियर है? तो दैट्स वाई. और डी साई और डी एक्स क्यों? क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट. तो सेकेंड उसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाली चीज डी साई और डी एक्स भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए. तभी सॉल्यूशन हमारे पास कैसा आएगा कि सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा. तो हमें पार्टिकल को लोकेट करना, पार्टिकल को ढूंढ लेना इजी होगा हमारे पास. ठीक है? दैट्स वाई साई एक्स एंड डी साई और डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट. जैसे कि कोई फंक्शन, लेट्स से कि ऐसा फंक्शन हो कोई एफ ऑफ एक्स एक्स के साथ इस तरह का फंक्शन हो, तो ये फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा? लेट अस सी होगा या नहीं होगा. तो जैसे यहाँ पे इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, यहाँ भी कोई वैल्यू होगी यहाँ भी, पर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसकी ये फंक्शन की क्या वैल्यू है? इनफाइनाइट वैल्यू है. तो मतलब इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो मतलब ये फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है. क्वांटम मैकेनिक्स में ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लियर है? सो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी वेव फंक्शन की. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी सेज साई एक्स एंड डी साई और डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. सेकेंड इज साई एक्स एंड डी साई और डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. इसका मतलब क्या कि जो वेव फंक्शन साई है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. व्हाट इफ इट वर नॉट सो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो एक पॉइंट पे अगर सिंगल वैल्यूड नहीं हुआ, मल्टी वैल्यूड हुआ, तो एक पॉइंट पे बहुत सारी वैल्यू है. मतलब कि पार्टिकल की एक ही टाइम पे पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. इसके कहने का मतलब है कि आपने कोई पार्टिकल लोकेट करना है पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपने किसी टाइम पे वो पार्टिकल एक्स, लेट से एक्स 5 पे भी है, लेट से एक्स 3 पे भी है, एक्स 2 पे भी है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पोजिशंस पे एट द सेम टाइम पार्टिकल है. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता. दैट्स वाई साई एक्स एंड डी साई और डी एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कि किसी एक टाइम पे एक ही उनकी वैल्यू होनी चाहिए एक पॉइंट पे. जैसे कि हमारे पास लेट से कोई ऐसा फंक्शन हो
एफ ऑफ एक्स एक्स, और कुछ इस तरीके का हमारे पास फंक्शन है ये। तो अगर हम इस x के इस वैल्यू पे बात करें तो इस वैल्यू पे अगर हम देखें तो इस वैल्यू पे फंक्शन की कितनी, 1 2 3 वैल्यूज, तो मतलब ये क्या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो मतलब ऐसा फंक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट साई एक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वेव फंक्शन की, नेक्स्ट इज साई एक्स, नेक्स्ट इज साई एक्स and d psi over dx must be continuous, must be continuous function. Continuous functions you are familiar with it, कि continuous functions क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कोई भी ना हो। लेट्स जैसे कि हमारे पास कोई मान लो ये ऐसा फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही, तो ऐसे फंक्शंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी वेव फंक्शन की, साई एक्स एंड डी साई और डी एक्स। नेक्स्ट इज साई एक्स एंड d psi over dx must be square integrable, square integrable। तो इसका मतलब क्या है कि साई एक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जब इसका स्क्वायर करे, मतलब इसके साथ इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को मल्टीप्लाई करे और इंटीग्रेट करे तो एक फाइनाइट वैल्यू दे, ना कि इनफाइनाइट वैल्यू दे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साई को जब इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी मस्ट बी अ फाइनाइट वैल्यू, मस्ट बी अ फाइनाइट वैल्यू। अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो मीनिंगलेस हमारे लिए, पार्टिकल को लोकेट करना ही पॉसिबल नहीं होगा अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेव फंक्शन, वही वेव फंक्शन परमिसिबल होगा क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, मतलब स्क्वायर करने पे जो इंटीग्रेशन एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आए। क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कोई भी वेव फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्वांटम मैकेनिक्स में वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के अंडर आएगा। और इनमें से अगर कोई भी प्रॉपर्टी कोई वेव फंक्शन ओबे नहीं कर रहा है देन वो परमिशिबल वेव फंक्शंस नहीं होगा, वो सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा हमें, मतलब पार्टिकल को लोकेट नहीं कर पाएंगे हम उस वेव फंक्शन को लेके, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे देन। क्लियर है। सो नेक्स्ट हम लास्ट हमारा जो इसके अंडर रहेगा वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। Next is normalization, normalization of wave function। सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी पे, कंडीशन जैसे हमें अभी डिस्कस करके आए कि प्रोबेबिलिटी अगर हम वेव फंक्शन पे लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख दें, मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ऑब्वियसली मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है यूनिवर्स के अंदर, उससे बाहर तो यूनिवर्स के बाहर तो पार्टिकल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साई स्टार साई डी टाउ दिस इज इक्वल टू 1। तो ये अगर कोई वेव फंक्शन ऐसा स्क्वायर इंटीग्रेबल करने पे 1 वैल्यू दे रहा है देन वो वेव फंक्शन क्या है, वैसे वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। देन दिस वेव फंक्शन इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्लियर है। तो अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है देन इट इज नॉर्मलाइज्ड। लेट्स से कि 1 के इक्वल नहीं आता कोई वेव फंक्शन, लेट्स से कोई वेव फंक्शन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई हमने किया डी टाउ, तो 1 के इक्वल ना के कोई नंबर आ गया, लेट्स से n नंबर आ गया, देन हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज मतलब कि हम यहाँ पे 1 वैल्यू लेके आए।
क्लियर है। नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में वन वैल्यू कैसे ऑब्टेन करें। तो हम क्या करेंगे, इस साई को एक दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट से साई वन हमने इस तरीके से लिख दिया कि दिस इज साई ओवर रूट एन। तो अगर हमने इस तरीके से ये नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साई वन स्टार साई वन डी टाउ। ये किसके इक्वल आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, साई स्टार साई ओवर एन। जस्ट अ मिनट, साई स्टार साई ओवर एन। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक दूसरा वेव फंक्शन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, और यू कैन से कि इसको वन बनाने के लिए हमने इसको n से डिवाइड कर दिया, तो ये वन बन जाएगा और n यहाँ पे आ जाएगा। तो n यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या कि एक नया वेव फंक्शन इस फॉर्मेट का बन गया, साई ओवर रूट एन, साई ओवर रूट एन। ठीक है, तो जो ये नया वेव फंक्शन है, ये कैसा वेव फंक्शन है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअल में कोई वेव फंक्शन अगर हमें दिया हो तो कैसे हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और क्लैरिफाई करते हैं इस टॉपिक को कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन एक्चुअल में कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। कोई वेव फंक्शन अगर हमें गिवन हो देन, तो लेट्स से कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन गिवन है, साई एक्स कोई वेव फंक्शन है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। ये किस रेंज के लिए है, माइनस ए से प्लस ए के लिए। अगर एक्स की रेंज है माइनस ए से प्लस ए एंड जीरो अदरवाइज, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नॉर्मलाइज साई को नॉर्मलाइज करना है हमें। देन हम क्या करेंगे, सिंपल हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इम्पोज कर देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टाउ। मतलब या अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो साई स्टार फाइंड आउट कर लो, साई हमारे पास ये है, साई स्टार क्या आ जाएगा, ए ई रे टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। सिंपल यहाँ से तो इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, साई स्टार की वैल्यू ए ई रे टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स टू साई की वैल्यू ए ई रे टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, ये डी एक्स ए से माइनस ए से प्लस ए, तो लिमिट हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, माइनस ए से प्लस ए तक हमने फाइंड आउट करना है पार्टिकल को। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल ऑब्टेन ए स्क्वायर बाहर ले लो, ए स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रे टू द पावर, सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस जीरो 1, तो सिंपल डी एक्स हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1, सॉरी दिस इज माइनस ए टू प्लस ए। So dx को on integrating dx we have x minus a to plus a over into a square, this is equals to 1। So ये क्या आ गया, a square a plus a, this is equals to 1। So on further solving ये क्या आ जाएगा, 2a a square, this is equals to 1। So हमें a फाइंड आउट करना है, ये कांस्टेंट कितना आ रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2a। तो यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर द रूट 2a। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इस केस में क्या आ गया, 1 ओवर रूट 2a। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा हमारे पास, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा 1 ओवर रूट 2a e रे टू द पावर iota kx। So this is normalized wave function. So in this manner normalization is done of any wave function. So normalization का simply मतलब है कि ऐसा
इसी फॉर्मेट देना उसको कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये वाले 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो कोई भी वेव फंक्शन को सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले हमें उससे नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद ही आगे सोल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो लेट अस समराइज कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज वेव फंक्शन, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर इट्स नेचर। वी हैव सीन कि साई एक टाइप का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, इसकी खुद की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, पर जब इसको इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, उसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये कंसेप्ट सर मैक्स बोर्न ने 1926 में दिया था। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि कौन से वेव फंक्शंस को हम एक्चुअल में वेव फंक्शन कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, और कौन से वेव फंक्शंस एक्सेप्टेबल। तो देखा था कि भाई साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड कन्वर्ज मतलब किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं करना चाहिए, डाइवर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि इनफाइनाइट वैल्यू ना दे किसी भी पॉइंट पे, फाइनाइट वैल्यू हमें मिले, कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो। ठीक है, तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टी थी वेव फंक्शन की। नेक्स्ट हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि नॉर्मलाइजेशन करना मतलब कि वो कंडीशन की